वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कहा तो ये था कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टील मिल उसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम उसको चला के दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान स्टील मिल को डाल दिया था और अब ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो 9,300 मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा और उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, जो औसतन 20 अरब रुपए बनता है एक शख्स के लिए, 20 से 23 अरब रुपए बनता है एक शख्स के लिए। ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बाकायदा इस पर एक पॉलिसी पोजीशन ली गई है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम मजदूरों के साथ खड़े होंगे ऐसे मौके पर, प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं। तवज्जो का मरकज एक चीज होती है और वो है स्टील मिल की जमीन, जिसकी मालियत जो है वो अरबों में है। 19,000 एकड़ ज़मीन जिसका मालिक सूबा सिंध है, और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बगैर कोई फ़ैसला किया तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। जो लोग स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है, हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 ख़ानदानों के साथ खड़े होकर अमली तौर पर इसकी मज़ाहमत करेगी। हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे और हम इन मज़दूरों को इस तरह लावारिस नहीं होने देंगे, ना निकलने देंगे इनको। हम मजदूरों को लावारिस नहीं होने देंगे, ये सईद गनी साहब का कहना था। मैंने जो फिगर्स बताए थे, 20 अरब रुपए टोटल वो पैसा है गोल्डन हैंडशेक की सूरत में जो कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को दिया जाएगा, और औसतन ये बनता है 23 लाख रुपए फी एम्प्लॉई, यानी कि एक मुलाजिम को तकरीबन 23 लाख रुपए मिलेंगे एवरेज, और जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 20 अरब रुपए होगा। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपके 5 साल थे, पाकिस्तान स्टील मिल आप चला नहीं सके बल्कि तबाह हो गई। उस दौर में नून लीग आई, उन्होंने 3 साल चलाने की कोशिश की, उनसे नहीं चली, स्टील मिल बंद हो गई। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम चला के दिखाएंगे, उनको भी अंदाजा हुआ कि प्राइवेटाइजेशन ही हल है, हुकूमत का काम नहीं है चलाना। अब आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें हैंड ओवर कर दें, हम चला के दिखाएंगे? एक तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई थी, आपको पता है कि उस वक्त 2008 के बाद एक ग्लोबल रिसेशन था, और अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में आकर जाकर देख लें कि उस वक्त जो स्टील की जो कारोबार था वो कितना नीचे हो गया था, और वो पूरी दुनिया का एक कारोबार में दबाई आई थी। हमने फिर भी उसके बावजूद स्टील मिल को चलाया था। PMLN के दौर में स्टील मिल कुछ अर्सा चली, और सच्ची बात यह है कि उसमें कुछ बेहतरी भी आई, क्योंकि कुछ हालात बेहतर होने लगे थे और उसमें बेहतरी आई। जिस वक्त 2015 में स्टील मिल की गैस डिस्कनेक्ट की गई, उस वक्त स्टील मिल 65% अपनी प्रोडक्शन पे चल रही थी, और अगर इसी तरह चलती रहती तो वो प्रॉफिट में भी आ जाती। बहरहाल ब्रेक इवन पे तो वो तकरीबन थे। तो ऐसा नहीं है कि स्टील मिल चलने की सलाहियत नहीं रखती। अगर आप 2015 से लेकर आज तक कैलकुलेट कर लें तो जितना गैस का बिल उनके ऊपर बनता था उससे कई गुना ज्यादा पैसा मुख्तलिफ हुकूमतें PTI की और PMLN की और अपने मद के जरिए वो दे चुकी हैं। 72 अरब ये कहते हैं मैं तनख्वाहों के मद में दिया है। गैस का बिल जो आज मैंने कहीं से चेक करवाया, पता चला 66 अरब रुपए SSGC के क्लेम अब उनके ऊपर हैं, बाकी खसारे वो अलग बताते हैं। तो ये नियतन कोशिश की गई कि स्टील मिल को तबाह किया जाए, और उसके पीछे जाहिर है उसकी जमीन का इशू है, कुछ और, लेकिन बड़े बिजनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती रही, बल्कि अब तो उनसे सवाल हो रहा है कि आप तो क्लेम करते रहे कि हम मैनेजमेंट बदल के इंडिपेंडेंट बोर्ड को लाके चला के दिखाएंगे। वो तो आपकी वाली पोजीशन थी उनको जब वो ऑपोजिशन में आए थे और जब हुकूमत में भी आए थे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि नहीं चल सकते मामला ऐसे। नहीं, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि PTI जब से हुकूमत में आई है, मुझे एक अटेम्प्ट बता दीजिए ना कि उन्होंने ये कोशिश की। उन्होंने कोशिश ही नहीं की है, और उन्होंने बल्कि ये कोशिश की है कि शायद ये बिल्कुल फारिग हो जाए, किसी तरह चली जाए। लोगों को उन्होंने डिस्करेज करने की कोशिश की है। तो ये कहना कि वो चला नहीं सके, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। उन्होंने कोशिश नहीं की और उसकी वजूहत है। जाहिर है, मैं कहता हूँ कि इनकी जमात में बहुत बैनुल अक़वामी जुगादरी बैठे हुए हैं जो इतनी सफाई से काम करते हैं कि शायद वो जो चीनी के उसमें थोड़े बहुत फंसे भी हैं, तो देखें कैसे अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं वो मुख्तलिफ। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चला सकती है, तो मैं आपके दौर के हवाले से बात कर लेता हूं। 2004 से 2007 तक पाकिस्तान स्टील मिल मुनाफे में आ गई थी। आपका जो दौर आया, आप कह रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस आया 2008-9 में, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले साल में जो नुकसान था प्रॉफिट के बाद, आपके पहले साल में वो 20 अरब रुपए था, और 2013 में जब आप हुकूमत छोड़ के गए तो वो 20 अरब रुपए का नुकसान जो पहले साल में था वो 200 अरब रुपए तक पहुंच चुका था।
और बात सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस की या स्टील की कीमत की नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जब तहकीकात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि बहुत ही गलत तरीके से चलाया गया स्टील मिल को, अपने मनपसंद जो है वो चेयरमैन को लगाया गया, मोइन आफ्ताब शेख साहब को, और उस वक्त ये एलिगेशन लगाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकात में ये बात सामने आई कि अब्बास स्टील को सस्ते दामों में, मार्केट वैल्यू से कम पर स्टील बेचा जा रहा था, तो अब्बास स्टील का तो फायदा हो रहा था और नुकसान हो रहा था पाकिस्तान स्टील मिल का। और ऐसे इसलिए किया जा रहा था कि जो अब्बास स्टील के ओनर थे वो दोस्त थे आपकी पार्टी में लीडरशिप के। अच्छा, एक तो शहजाद देखें, जो गवर्नमेंट होती है ये उसका इख्तियार होता है कि वो चेयरमैन लगाए। अगर PMLN कोई चेयरमैन लगाएगी तो आप उसको कहेंगे उसका मनपसंद है। अब जाहिर है कि चेयरमैन लगाने का इख्तियार अगर हुकूमत के पास है तो किसी और से तो आप नहीं लगवाएंगे, अपोजिशन से तो नहीं लगवाएंगे, आप किसी मीडिया के एंकर से तो नहीं कहेंगे अपना नाम दे दीजिए। तो गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, वो चेयरमैन लगाते हैं। जहां तक एलिगेशंस की बात है, जिन एलिगेशंस की आप बात कर रहे हैं उन तमाम इल्जामात पर रेफरेंसेस फाइल हुए उस वक्त के चेयरमैन के खिलाफ भी, और जो और लोग थे, अब्बास स्टील वाले भी थे और लोग भी थे, सबके खिलाफ रेफरेंसेस बने। आप जरा निकाल के देख लीजिए ना कि उसके अंदर हुआ क्या है। जो जहां तक मुझे पता है वो चेयरमैन साहब तो बरी हो गए शायद केस के अंदर, जो नैब के अंदर चलता रहा उनका, कोर्ट से बरी हुए हैं। और अब अगर अदालत उनको बरी कर देती है, जो इल्जाम उन पर लगते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको भी सही मान लेने चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि स्टील मिल चल सकती है, और ये बात हमारी PMLN की गवर्नमेंट में जब वो प्राइवेटाइज करने लगे थे उनके साथ हमारी करस्पॉन्डेंस भी हुई है। उन्होंने हमें खुतूत लिखे, हमने उन्हें खुतूत लिखे, हमने कुछ तफसीलात मांगी, उन्होंने नहीं दी। तो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम उस वक्त से कह रहे हैं जब PMLN इसको प्राइवेटाइज करना चाहती थी कि अगर आप ये नहीं चला सकते हैं तो हम चलाने की पोजीशन में हम चला के आपको दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब ये खाली 2007 से 2008 से 2013 का दौर नहीं है। 1996 में भी मेरे सामने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर मौजूद है। इसमें लिखा गया है कि जब आप लोगों ने उस्मान फारूकी को लगाया चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल का, तो उनकी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में बड़े सवाल हुए। बाद में पता चला कि उन्होंने एक कॉलेज की डिग्री भी उनके पास मौजूद नहीं है, और उनके दौर में भी सिर्फ कुछ माह के अंदर लिखा हुआ है कि 108 माह के अंदर $140 मिलियन का लॉस किया था पाकिस्तान स्टील मिल ने। वहां पे बताया गया है कि जो चीज परचेज करने की थी $4000 में, वो चीजें परचेज की गई $7 लाख में। और ये कहा गया है, ये भुट्टो साहब के दौर के ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उस वक्त ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एडवाइजर थे, तो उसमें भी ये कहा गया है, और ये कोट अनकोट है, VA जाफरी ने ये बात कही थी जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, द फाइनेंशियल डिटेरियोरेशन इन द लास्ट ईयर हैज़ बीन ऑफ मैसिव प्रोपोर्शन, देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन विच नीड्स ड्रास्टिक रेमेडीज। तो उस वक्त भी आपको मौका मिला था। 1996 में भी करप्शन की ही कहानियां हैं, नुकसानात की ही कहानियां हैं। हमारे खिलाफ तो किस दौर में इल्जाम तो नहीं लगे, हर दौर में हमारे पे इल्जाम लगते हैं, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है अदालतों में फिर केसेस जाते हैं, और वहां से अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अदालतें बेगुनाह साबित करती है तो कम से कम उसको मान लें। बाकी 96 की जो तफसीलात बता रहे हैं, सच्ची बात है, मेरे पास वो इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसमें तफसील से बात करूँ, इसलिए कि मुझे उस वक्त के हालात का पता नहीं है। मैं खुद उस वक्त बहुत ही नया पार्टी में बहुत एक्टिव हुआ था, तो मेरे इल्म में वो तफसीलात नहीं है। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि 96 की हुकूमत के जाने के बाद, जिस तरह हमारी 2013 की हुकूमत जाने के बाद हम पर केसेस बने थे, उस वक्त ज्यादा शिद्दत के साथ केसेस बने थे और ज्यादा केसेस भी बने थे, लेकिन उनका नतीजा भी आपके सामने है। ये करप्शन जो है, मैं समझता हूं कि इतना एक आम सा एक इल्जाम हो गया है कि जो अगर कुछ नहीं मिलता तो वो करप्शन का इल्जाम लगा। लेकिन सईद गनी साहब, यहाँ मामला सिर्फ करप्शन का नहीं है ना। देखिए, करप्शन पे तो आप कह सकते हैं कि केस साबित नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसानात हैं वो तो कंपनी की बुक्स पर मौजूद हैं, उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। जो वाजिबात हैं, जो कर्जे लिए गए हैं, वो तो लिए गए हैं ना। तो कहा कि 96 के हालात उस वक्त के क्या थे मेरे इल्म में नहीं है, कि अगर नुकसानात थे तो उसकी वजूहात क्या थी। 2008 के मेरे इल्म में हैं, और वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसके पीछे बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चीजें हुई थी। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई दुनिया भर में जो स्टील का बिजनेस उस वक्त था 2008 से लेके अगले 2-3 मैं बस एक कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि हुकूमत का काम है बिजनेस करना, हुकूमत ये काम कर सकती है, इस स्टील मिल को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पैसे दे सकती है, अपनी एनर्जीज यहाँ पे लगा सकती है, या आप लोग ये पोजीशन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि आप पे इल्ज़ाम है कि आप लोग सियासी भर्तियां कराते हैं, इन महकमों में लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलता है, लेकिन इवेंचुअली ये कंपनीज बैठ जाती हैं और फिर इससे जो नुकसान होता है, माशी नुकसान, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसे देने पड़ते हैं, जो माशी नुकसान होता है उसका बोझ इससे बहुत ज़्यादा होता है। ये वजह है, दोनों में से क्या वजह है? शहजाद, पहली बात तो ये है कि मैं इसकी वजाहत कर दूं, आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल में अपॉइंटमेंट्स नहीं किए।
रेगुलराइजेशन हमने की है उन लोगों की है जो हमारी हुकूमतों से पहले भर्ती हुए थे। वो पीपल्स पार्टी कहां से भर्ती करेगी उनको? तो वो तो अगर रखे भी थे पॉलिटिकल बुनियादों पर तो एमक्यूएम ने रखे होंगे, जनरल मुशर्रफ ने रखे होंगे, पीएमएलएन ने रखे होंगे। हमारी तो हुकूमत नहीं थी 12 साल तक, तो हमने तो अपनी हुकूमत से पहले जो लोग मुलाजमत में थे उनको रेगुलराइज किया था। ये उनका कानूनी हक था, ये कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता हूं कि हुकूमत का काम कुछ भी नहीं, इदारे भी नहीं चलाएंगे। भाई इदारे हम नहीं चलाएंगे, अगर इस बुनियाद पे आप कहते हैं कि कारकर्दगी उनकी ठीक नहीं होती तो भाई पुलिस की कारकर्दगी ठीक नहीं होती, वो भी हम किसी को तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये इदारे चला सकती है, कारोबार कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। एक ब्रेक के बाद हम एक और अहम इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।